हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस देखो, जेके एसएसबी जेईई सिविल 2021 सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे हमने अभी तक अपने चैनल पे जो सब्जेक्ट्स कंप्लीट करा दिए वो है आरसीसी, जिसके 60 क्वेश्चंस मैंने डाल दिए। इसके अलावा हाईवे इंजीनियरिंग है, रेलवे इंजीनियरिंग है, इरिगेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट होगी, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। अब हम स्टार्ट करेंगे गाइज फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसका जो वेटेज है 15 मार्क्स का है। देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स के सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो इस सिलेबस को देखते हुए हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो अभी तक रिपीट हुए हैं एसएससी जेईई में, जेके एसएसबी में, और इन क्वेश्चंस को हम अपनी वीडियोस में कराएंगे। तो दोस्तों चलो फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर, फॉर ए फ्लूइड द शेयर स्ट्रेस वाज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एंगुलर स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन, द फ्लूइड इज क्लासिफाइड एज। कहता है ऐसा फ्लूइड जिसमें शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो एंगुलर डिफॉर्मेशन के या एंगुलर स्ट्रेन के, तो उस फ्लूइड को कौन सा क्लासीफाई करते हैं, मतलब कौन सा फ्लूइड होता है, उन फ्लूइड्स को कहा जाता है गाइस न्यूटोनियन फ्लूइड। और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के मुताबिक शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसी चीज़ को हम कहते हैं एंगुलर स्ट्रेन या एंगुलर डिफॉर्मेशन। सो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स को लेके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। देखो टाइप्स ऑफ फ्लूइड, सबसे पहले दो तरह के फ्लूइड्स होते हैं, एक होता है रियल फ्लूइड, एक आइडियल फ्लूइड और दूसरा रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड को हम परफेक्ट या इमेजिनरी फ्लूइड कहते हैं, मतलब एक ऐसे फ्लूइड जो एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, इमेजिन करते हैं कि फ्लूइड ऐसा होगा, उनको हम परफेक्ट भी कहते हैं। मतलब इनमें होता है क्या, देखो इनकी प्रॉपर्टी, ए फ्लूइड विद जीरो विस्कोसिटी, मतलब जिनमें विस्कस फोर्स जीरो हो, नो सरफेस टेंशन, मतलब सरफेस टेंशन फोर्स जीरो, शेयरिंग फोर्स नहीं होगी, विस्कस फोर्स नहीं है तो शेयरिंग फोर्स भी नहीं होगी, और इनकम्प्रेसिबल इन नेचर हो, उनको कहते हैं आइडियल फ्लूइड। और रियल फ्लूइड्स होते हैं वो फ्लूइड जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इनको एक्चुअल या प्रैक्टिकल फ्लूइड्स भी कहते हैं। इन फ्लूइड्स में जो विस्कोसिटी होती है, सरफेस टेंशन होती है, शेयरिंग फोर्स होती है और कंप्रेसिबिलिटी होती है, याद रखिएगा। इसके अलावा रियल फ्लूइड हमारे दो तरह के होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करते हैं या फॉलो करते हैं, जो बताता है कि शेयर स्ट्रेस फ्लूइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसकी एग्जांपल देख लो, जैसे वाटर। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स वो होते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो या ओबे नहीं करते, तो इसमें जो विस्कोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती वेलोसिटी ग्रेडियंट की। इसकी एग्जांपल देखें तो ह्यूमन ब्लड इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा एक और टाइप का फ्लूइड होता है, देखो आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। इसमें सिर्फ इतना होता है कि शेयर स्ट्रेस जो है वो यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा होता है। इसके अलावा गाइस कई बार एग्जाम्स में डायग्राम दी होती है, तो कहते हैं कि आइडेंटिफाई द डायग्राम एंड बताओ कौन सा फ्लूइड है। देखो ये हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे शेयर स्ट्रेस है। अगर हमारा कर्व इस तरीके से होगा, जैसे ये हमारा कर्व है, तो ये होते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए, और नॉन न्यूटोनियन के लिए ये वाला कर्व हमारा होता है। इसके अलावा देखो मैंने आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड में कहा कि शेयर स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा होती है यील्ड से, तो थोड़े से ऊपर से शेयर स्ट्रेस से शुरू होकर वहाँ से लीनियर होता है, तो ये होते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड्स। तो गैस इन चीज़ों को देखो, ये कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे जो याद होने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपकी स्क्रीन पर, पॉइज इज़ द यूनिट ऑफ। देखो फ्लूइड मैकेनिक्स में यूनिट्स को लेके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यहाँ पे पूछ रहा है कि पॉइज किस चीज़ का यूनिट है। देखो डायनेमिक विस्कोसिटी का जो यूनिट है वो होता है पॉइज, ठीक है। इसका जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो होता क्या है, शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो उस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करता है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको डायनेमिक विस्कोसिटी कहते हैं। तो एक पॉइज, अगर इसका रिलेशन न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर से देखें तो 1/10 टाइम्स न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं गाइस, इसलिए ध्यान से देखिएगा। देखो अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना जेके एसएसबी जेईई सिविल एग्ज़ाम्स की, या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की, जेईई सिविल वाला, तो ये जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हमने अभी तक जो पुराने पेपर्स हैं, चाहे एसएससी जेईई के हों या हमारे जेके एसएसबी में हो, रिपीटेड क्वेश्चंस को ही हमने शुरू किया, और उन क्वेश्चंस के साथ हमने फर्दर एक्सप्लेनेशन किया ताकि डाउट्स क्लियर हों। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ऐसे यूनिट्स देखिए, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है फ्लूइड की, ये होता है रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड या
1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है 1 स्ट्रोक के बराबर। तो ये जो पॉइज है डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट, और स्ट्रोक जो है वो है हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा मास डेंसिटी, ये होता है मास ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। मास को हम केजी में मापते हैं, वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में, तो मास डेंसिटी का जाएगा केजी पर क्यूबिक मीटर। इसके बाद देखिए स्पेसिफिक वेट, ये क्या होता है, देखो गाइज थोड़ा स्क्रीन साफ नहीं आ रही थी। तो स्पेसिफिक वेट होता है वेट ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो वेट को हम मेजर करते हैं न्यूटन या किलो न्यूटन में, तो ये जाएगा न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। और देखो न्यूटन, वेट और मास का क्या रिलेशन है, वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो न्यूटन की जगह पे मैं mg लिख सकता हूँ। और मीटर पर क्यूबिक मास पर यूनिट वॉल्यूम या पर क्यूबिक मीटर होता है हमारा डेंसिटी। तो स्पेसिफिक वेट होता है डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर भी। इसके बाद देखो दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसकी। स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये होता है इनवर्स ऑफ मास डेंसिटी, 1 अपॉन मास डेंसिटी। तो डेंसिटी था हमारा मास ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, इनवर्स हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू मास ऑफ फ्लूइड। तो इसका ऐसा यूनिट आ गया क्यूबिक मीटर पर केजी। इसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये होता है मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या वेट डेंसिटी फ्लूइड की डिवाइडेड बाय मास डेंसिटी वाटर की या फ्लूइड वाटर की वेट डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये सेम चीज़ का रेशियो है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस एसएससी जेईई में तो हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखो गेज प्रेशर एट ए पॉइंट इक्वल टू, किसी भी पॉइंट पे हमारे फ्लूइड में गेज प्रेशर किसके बराबर होता है। देखो गाइज आपको बता दूं कि गेज प्रेशर मापने के लिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको डेटम लिया जाता है, मतलब उसको रेफरेंस मानते हैं, उससे आगे मापते हैं। तो देखो इसकी डायग्राम से समझाता हूँ। एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो समझाता हूँ आपको। देखो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है एक्चुअल प्रेशर, ये होता है गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। क्योंकि हम जब गेज प्रेशर मापते हैं तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डेटम मानते हैं। देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, इसमें यहाँ से यहाँ तक अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसके बाद हमारा गेज प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम डेटम मानते हैं, इसके बाद के प्रेशर को गेज प्रेशर। तो ये पूछ रहा था कि ऑप्शन ये होंगे गेज प्रेशर किसके बराबर होगा। तो गेज प्रेशर किसके बराबर होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। या एब्सोल्यूट प्रेशर को एक्चुअल प्रेशर कहते हैं, इट विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। और अगर हमारा वैक्यूम प्रेशर हो, नेगेटिव प्रेशर हो, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी नीचे दबाव हो फ्लूइड में, तो उस वक्त एक्चुअल प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर को हम एक्चुअल प्रेशर भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपकी स्क्रीन पर। ए यूट्यूब मैनोमीटर मेजर्स, जो यूट्यूब मैनोमीटर होता है फ्लूइड में, देखो प्रेशर मेजर करता है यूट्यूब मैनोमीटर। और वो क्या चीज़ मेजर करता है, देखो ये मेजर करता है डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखो क्लियरली समझाता हूँ। जो मैनोमीटर होता है ना, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो प्रेशर फ्लूइड का मेजर करता है। मैनोमीटर 2 तरह के होते हैं, सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर में हमारा पीजोमीटर आ गया, यूट्यूब मैनोमीटर आ गया, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ये तीनों सिर्फ सिंगल पाइप का प्रेशर मापते हैं, मतलब पाइपलाइन में कितना प्रेशर है। और डिफरेंशियल होता है अगर 2 पाइपलाइन हमारी अलग अलग लेवल्स पे या सेम लेवल पे उनका प्रेशर हमने या प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है, तो तब डिफरेंशियल मैनोमीटर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए गाइस। पास्कल लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए फ्लूइड एट रेस्ट हैज़। पास्कल लॉ के मुताबिक जो पानी द्वारा प्रेशर लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी पॉइंट पे रेस्ट में, वो क्या होता है, उसकी जो मैग्नीट्यूड होता है हर डायरेक्शन में बराबर होता है। ये ब्लेज पास्कल ने 1653 में 53 में ये लॉ दिया था। और इस लॉ की ही एप्लीकेशन है, जैसे हाइड्रोलिक रैम हो गया, हाइड्रोलिक जैक हो गया, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट होगी, हाइड्रोलिक ब्रेक्स होगी। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ज़रूर है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से करोगे तो 60 क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, अगर ध्यान से करोगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स की ऑलमोस्ट आपको भी लगेगा कि नहीं अच्छी तैयारी हो चुकी है। इसके अलावा एक नोट देखिए, प्रॉपर्टी फ्लूइड की जो डिटरमाइन करती है रेजिस्टेंस ऑफ शेयरिंग स्ट्रेसेस, उसको विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। इफ़ द डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज डबल द कैपिलरी राइज विल बी। देखो कैपिलरी राइज क्या होता है, जब हम कैपिलरी ट्यूब को डिप करते हैं लिक्विड में तो या तो हमारा जो फ्लूइड है उसमें राइज होगा या तो फॉल होगा। तो कह रहा है कि अगर डायमीटर उस कैपिलरी ट्यूब का जो हमने डिप की फ्लूइड में वो डबल कर देते हैं तो उसमें राइज होता है। तो वो राइज अगर डाया डबल हुआ तो राइज में क्या फ़र्क आएगा। देखो
सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कैपिलरी राइज कितना होता है। देखो कैपिलरी राइज के लिए फॉर्मूला होता है 4 टाइम्स सरफेस टेंशन कॉस थीटा अपॉन गामा डी। देखो एच कैपिलरी राइज या फॉल होगा सिग्मा सरफेस टेंशन यूनिट न्यूटन पर मीटर, डी डाया कैपिलरी ट्यूब और गामा डेंसिटी फ्लूइड की। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन थीटा और डेंसिटी कांस्टेंट रहेंगे, एच और डी वेरी कर रहा है। हमने डी को डबल कर दिया, उस वक्त हमने बताना है कि जो राइज है वो कितना होगा। देखो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से एच जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डाया के, तो हम लिख सकते हैं H1 इज इक्वल टू 1/D1। तो H1 इज इक्वल टू 1/D1, तो D2 इज इक्वल टू 1/H2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो D2 की जगह पे हमने डालना है 2D1, ये डालेंगे तो यहाँ से जो राइज है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर डाया डबल हो जाएगा, जितना D1 में राइज हो रहा था फ्लूइड उससे हाफ हो जाएगा। गाइज अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। The intensity of pressure developed by surface tension of 0.075 Newton per meter in a droplet of water 0.075 mm dia is। कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कितनी होगी अगर वाटर ड्रॉपलेट जिसका डाया 0.075 mm है और उस पर सरफेस टेंशन जो है वो है हमारी 0.075 न्यूटन पर मीटर। तो देखो गाइज इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर वाटर ड्रॉपलेट में निकालने के लिए या कोई भी हमारी ड्रॉपलेट हो उस पर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाई रेडियस। 2 इंटू सरफेस टेंशन कितनी थी 0.075 न्यूटन पर मीटर और 0.075 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0.000375। तो यहाँ से इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर आता है 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपकी स्क्रीन पर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द बाइंड फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाई। देखो पानी में एक ताकत होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फोर्स देती है, उसको बाइंड फोर्स कहते हैं। और उस बाइंड फोर्स का मैग्नीट्यूड हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, देखो इसके लिए आर्चिमेड प्रिंसिपल होता है जिसने बताया था कि जो बाइंड फोर्स है वो किसके बराबर होती है। तो इस सिद्धांत के हिसाब से हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं बाइंड फोर्स का। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कराता हूँ। सबसे पहले सेंटर ऑफ बायंसी। सेंटर ऑफ बायंसी ऑब्जेक्ट पे एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है जिसपे हम मानते हैं कि जो नीचे से पानी की द्वारा अपवर्ड फोर्स होती है वो एक्ट करती है। देखो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्स बॉडी इन लिक्विड। अगर किसी बॉडी को हम पानी में डालेंगे तो वो अपनी जगह लेगी और पानी को हटाएगी, तो जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर या वेट ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस करेगी उतना ही बॉडी का वेट होता है और उतनी ही एक नीचे से फोर्स लगती है जिसको कहते हैं बाइंड फोर्स। यही कहा था आर्चिमेड प्रिंसिपल ने। देखो सेंटर ऑफ बायंसी जो है वो कहाँ पे होता है, उसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, ध्यान से देखना इस डायग्राम को। मानो ये कोई ऑब्जेक्ट है, लकड़ी का पीस है जो पानी में डूबा हुआ है और इसका क्रॉस सेक्शन वाइज में दिखा रहा हूँ। आगे लेंथ के लिए ऐसे होगा, तो जितनी इसकी हाइट है मान लो 100 mm है तो 50 mm पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। और जितना ये पानी के अंदर है, मतलब 100 mm में से मान लो 80 mm पानी के अंदर है, 20 mm सरफेस से ऊपर है, तो 80 mm का हाफ जो होगा 40 mm वो सेंटर ऑफ बायंसी होगा। इसीलिए ज़्यादातर फ्लोटिंग बॉडीज़ में जो सेंटर ऑफ बायंसी है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपकी स्क्रीन पर। बल्क मॉडुलस ऑफ ए फ्लूइड इज द रेशियो ऑफ। देखो बल्क मॉडुलस आपने सॉम में पढ़ा होगा, तो वो होता है हमारा वॉल्यूमिट ये चेंज इन स्ट्रेस या चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देखो सॉम में हम पढ़ते हैं कि इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो यही है चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इन्वर्स ऑफ बल्क मॉडुलस उसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। फ्लूइड मैकेनिक्स में याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके अलावा जो कैपिलरी होता है, मतलब हमारा जो लिक्विड राइज या फॉल होता है कैपिलरी ट्यूब में, वो किस वजह से होता है, सरफेस टेंशन और एडिशन की वजह से। काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कैपिलरी किस वजह से होता है, तो इसके होने की 2 वजह होते हैं, एक पानी फ्लूइड की सरफेस टेंशन, दूसरा फ्लूइड की एडिशन प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। देखो गाइज आज हम पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करेंगे क्योंकि 15 तक करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम एक एक्स्ट्रा पार्ट बना देंगे, बट कंसेप्ट हमारे सारे क्वेश्चंस में होंगे। टोटल एनर्जी लाइन लाइज अबव द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बाय एन अमाउंट इक्वल टू। देखो 2 लाइंस होती है हमारे फ्लूइड में, मतलब फ्लूइड जो भी बहता है या चलता है उसमें 2 तरह की एनर्जी होती है। एक होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एनर्जी, एक होता है टोटल एनर्जी। तो इनकी रिप्रेजेंटेशन की जाती है हाइड्रोलिक एनर्जी की हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से और टोटल एनर्जी की टोटल एनर्जी लाइन से। तो टोटल एनर्जी लाइन हमेशा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से ज़्यादा होती है, मतलब ये एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये बोल रहा है कि टोटल एनर्जी लाइन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से कितनी ज़्यादा होती है, तो वो होती है वेलोसिटी हेड।
वेलोसिटी हेड v²/2g के बराबर। देखो थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। पानी में 3 तरह की एनर्जी एग्जिस्ट करती है। एक होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एनर्जी, 3 तरह की एनर्जी होता है। एक होता है प्रेशर एनर्जी जिसको फ्लो एनर्जी भी कहते हैं, एक डेटम एनर्जी जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और एक वेलोसिटी एनर्जी जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में हम सिर्फ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड और डेटम हेड को कंसिडर करते हैं। वहीं टोटल एनर्जी लाइन में प्रेशर हेड, डेटम हेड, वेलोसिटी हेड को भी कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा था टोटल एनर्जी लाइन हाइड्रोलिक एनर्जी लाइन से कितनी एक्स्ट्रा है, तो वो कितनी होती है वेलोसिटी हेड के बराबर। डेटम हेड को हम पोटेंशियल हेड भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 भी कर देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ एयर एंड वाटर वैरीज एज। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हवा की विस्कोसिटी बढ़ेगी या कम होगी, और वाटर की, उनमें क्या वेरिएशन होती है। देखना, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर की विस्कोसिटी बढ़ने लगती है, मतलब उनका गाढ़ापन बढ़ता है, और वहीं वाटर की विस्कोसिटी घटती है। जैसे पानी को बॉयल करोगे, उसकी जो विस्कोसिटी है, विस्कस फोर्स है, वो घटने लगती है। तो यहाँ से रिलेशन याद रखिएगा, विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर गैसेस के लिए, और इनवर्स ऑफ 1/√2 लिक्विड्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। इसके अलावा एक और टर्म होती है फ्लूइड में फ्लूइडिटी, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी 1/μ फ्लूइडिटी, और ऊपर मैंने आपको बताया कि इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस होता है कंप्रेसिबिलिटी। तो गाइज ये हमने क्वेश्चन किए आज 1 to क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट वीडियो में हम 30 तक करेंगे क्योंकि यहाँ पे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।